क्या आपने कभी सोचा है, अगर कॉन्स्टेंटिनोपल कभी न गिरता तो शायद भारत तक का रास्ता भी कभी न खुलता। वो रास्ता जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। एक ऐसा सी रूट जिसने न सिर्फ व्यापार के दरवाजे खोले बल्कि भारत के भाग्य की दिशा भी तय कर दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, जहां हम शुरू कर रहे हैं भारत के गौरवशाली इतिहास की एक रोमांचक यात्रा, फ्रॉम द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू फ्रीडम ऑफ इंडिया। और आज हम लेकर आए हैं इस सीरीज का पहला एपिसोड, द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट टू इंडिया। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हुआ, कैसे शुरू हुई न्यू सी रूट की खोज और कैसे यूरोप के नाविकों ने समुद्र की लहरों से लड़कर भारत तक पहुंचने का रास्ता बनाया। हम चलते हैं 15th सेंचुरी 1400s के भारत में। एक ऐसा समय जब भारत अपनी समृद्धि और वैभव के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। बाजारों में स्पाइसेस की खुशबू, सिल्क की चमक और गोल्ड की रोशनी हर ओर फैली थी। इसीलिए भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया, द गोल्डन बर्ड। भारत के स्पाइसेस यूरोप के लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। ब्लैक पेपर, कार्डमम, सिनेमन, क्लव। इनमें से सबसे कीमती थी ब्लैक पेपर, जिसे यूरोप वाले कहते थे ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया। लेकिन इस समृद्ध व्यापार पर एक बड़ी बाधा आने वाली थी। 14वीं शताब्दी के अंत और 15वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप और एशिया के बीच व्यापार ज्यादातर लैंड ट्रेड रूट से होता था, यानी कि जमीन के रास्ते, जो अरबों और तुर्कों के नियंत्रण में थे। फिर आया साल 1453, जब एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया के व्यापार को हिला दिया, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। जब ऑटोमन टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल, आज का इस्तांबुल, पर कब्जा कर लिया, तो यूरोप से भारत और एशिया तक जाने वाला पुराना रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। यूरोप के व्यापारी घबरा गए, क्योंकि अब भारत के मसाले, सोना और रेशम उन तक नहीं पहुंच सकते थे। तब यूरोप में एक नई सोच जन्मी, इफ वी कांट गो बाय लैंड, लेट्स गो बाय सी। यही से शुरू हुआ एक नया अध्याय, द रेस फॉर द न्यू सी रूट टू इंडिया। 15वीं शताब्दी के अंत 1400 के दशक में यूरोप के बहादुर नाविकों ने समुद्र की ओर रुख किया। उन्होंने अपने जहाज तैयार किए, हाथों में मैप्स, पास में कंपास और दिल में एक ही सपना, इंडिया तक पहुंचना। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। समुद्र की गहराइयां, डरावने स्टॉर्म्स, भूख, बीमारी और अनजान रास्ते, हर कदम पर मौत का खतरा था। फिर भी वे रुके नहीं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि भारत ही वो जगह है जहां असली वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड छिपी है। और फिर इतिहास ने एक नया मोड़ लिया, जब 1498 एडी में एक साहसी नाविक ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसका सपना यूरोप सदियों से देख रहा था। उसका नाम था वास्को डा गामा। उसने अफ्रीका के दक्षिणी छोर कैप ऑफ गुड होप को पार किया, फिर इंडियन ओशन में प्रवेश किया और लंबी यात्रा के बाद वो पहुंचा भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह कैलिकट में। वो दिन था 20 मई 1498, जब पहली बार किसी यूरोपीय ने समुद्र के रास्ते भारत की धरती पर कदम रखा। और यहीं से शुरू हुआ एक नया युग, द एज ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। पिछले भाग में हमने देखा कि वास्को डा गामा कैसे न्यू सी रूट टू इंडिया खोजते हुए 1498 में कैलिकट पहुंचे। अब देखते हैं कि उनके आने के बाद भारत में कैसे एक एक करके यूरोपियन पावर्स आईं और उन्होंने यहां अपना व्यापार और शक्ति बढ़ाई। सबसे पहले आए पोर्चुगीज। उन्होंने कैलिकट से ट्रेड शुरू किया और तटीय इलाकों में अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए। उनका मुख्य उद्देश्य था भारत के कीमती स्पाइसेस, खासकर ब्लैक पेपर, सिनेमन और कार्डमम पर कंट्रोल पाना।
फ्रांसिस्को डे अल्मेदा 1555 टू 1590 को बनाया गया पहला पोर्चुगीज गवर्नर। उन्होंने शुरू की ब्लू वाटर पॉलिसी ताकि समुद्रों पर उनका नियंत्रण बना रहे। इसके बाद आए अल्फोंसो डे अल्बुकर्क 1509 से 1515, जिन्होंने फोर्ट्स और पोर्ट्स बनाकर अपना शासन मजबूत किया। उन्होंने गोवा को पोर्चुगीज राजधानी बनाया और वहीं से शुरू हुआ उनका पॉलिटिकल रूल। धीरे धीरे पोर्चुगीज का प्रभुत्व बढ़ा, लेकिन ज्यादा समय तक वे भारत पर कंट्रोल नहीं रख पाए। 17वीं सदी में नए खिलाड़ी मैदान में उतरे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने 1602 में अपनी कंपनी बनाई और भारत के तटीय इलाकों जैसे मसूलीपट्टनम, पुलिकट और सूरत में अपने सेंटर स्थापित किए। उनका मेन फोकस था स्पाइसेस ट्रेड, स्पेशली ब्लैक पेपर और क्लोव्स। कुछ समय के लिए उन्होंने इंडियन ओशन ट्रेड पर पोर्चुगीज को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद 1664 में आए फ्रेंच। उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए पौंडीचेरी, चंदरनगोर और माहे जैसे स्थानों पर सेटलमेंट्स बनाई। फ्रेंच ने लोकल रूलर्स के साथ अलायंसेस करके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की। उन्हें उम्मीद थी कि वे भारत में एक मजबूत साम्राज्य बना पाएंगे, लेकिन इसी बीच मैदान में आए वो जिनकी नीतियों ने भारत का इतिहास ही बदल दिया, ब्रिटिश। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में इंग्लैंड में हुई थी। उन्होंने सबसे पहले सूरत में व्यापार शुरू किया और फिर मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपने सेंटर्स बनाए। ब्रिटिश बहुत चालाक और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि भारत के कई राज्य आपस में युद्ध और राइवलरीज में उलझे हैं। उन्होंने इस कमजोरी का फायदा उठाया, एक राजा की मदद की, दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। इस तरह उन्होंने धीरे धीरे भारतीय राजनीति में दखल देना शुरू किया। ब्रिटिश ने ट्रीटीज, फ्रेंडशिप एग्रीमेंट्स और मिलिट्री सपोर्ट के नाम पर कई रूलर्स को अपने कंट्रोल में लिया। धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाया और फिर मीडिएटर बनकर खुद सत्ता। बाय द 18th सेंचुरी ब्रिटिश इंडिया की सबसे पावरफुल यूरोपियन पावर बन चुके थे, लेकिन वहीं फ्रेंच भी अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे थे। अब शुरू हुई एक नई प्रतियोगिता, ब्रिटिश और फ्रेंच की राइवलरी। दोनों अपने अपने क्षेत्रों को एक्सपैंड कर रहे थे, ट्रेड बढ़ा रहे थे और इंडियन रूलर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे। भारत अब बन चुका था यूरोपियन पावर्स का बैटलफील्ड। पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश सभी एक ही लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे थे, इंडिया का ट्रेड, वेल्थ और पावर। और अब शुरू होती है नई कहानी, कैसे ब्रिटिश और फ्रेंच की राइवलरी ने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। जानिए हमारे अगले एपिसोड में ब्रिटिश और फ्रेंच राइवलरी, द रेस टू एक्सपैंड पावर इन इंडिया, जहां हम देखेंगे कैसे दोनों ने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए रणनीतियां बनाई और भारत के इतिहास में एक नया मोड़ लाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब शुरू होने वाला है एक ऐसा दौर जहां ब्रिटिश और फ्रेंच आमने सामने होंगे, बैटलफील्ड्स में, डिप्लोमेसी में और पावर की रेस में। कौन जीतेगा ये संघर्ष? कौन बनाएगा भारत पर अपना साम्राज्य और कौन इतिहास के पन्नों में खो जाएगा? जानिए इन रहस्यों को हमारे अगले एपिसोड में। ब्रिटिश और फ्रेंच प्रतिद्वंद्विता, भारत में शक्ति का विस्तार करने की दौड़। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस थ्रिलिंग राइवलरी और आने वाली वॉर्स की कहानी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है।